नमस्कार दोस्तों, चलिए समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के बारे में काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं सोशियोलॉजी में। चलिए बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में क्या स्थितियाँ हैं। पारिवारिक हिंसा में निम्न बातें होते हैं। पारिवारिक हिंसा में क्या होता है? निम्न बातें होते हैं। पारिवारिक हिंसा में वह हिंसा आती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारी जैसे कि माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा फैलाई जाती है। यह हिंसा शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। घरेलू हिंसा के बारे में हम कह सकते हैं कि जो पारिवारिक हिंसा होती है, ये पारिवारिक हिंसा वह हिंसा है जो किसी महिलाओं को किसके द्वारा, जैसे कि निकट संबंधी रिश्तेदार माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा फैलाई जाती है। यह हिंसा दो प्रकार की हो सकती है, या तो उस महिला को शारीरिक कष्ट दिया जा सकता है या मानसिक कष्ट दिया जा सकता है। उक्त पारिवारिक हिंसा में महिला के साथ किया गया बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देने, यौनिक हतोत्साह आदि ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि पारिवारिक हिंसा में महिला के साथ किया गया बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातना देने और यौनिक हतोत्साह आदि आते हैं। पारिवारिक हिंसा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं? जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे कि दहेज के लिए पत्नी को पीटना। क्या हो गया पारिवारिक हिंसा का उद्देश्य? डोमेस्टिक वायलेंस का पत्नी को पीटना, किसके लिए? कि दहेज ला, अपने घर से पैसा लाओ। जिस हिंसा का उद्देश्य कमज़ोर पर सत्ता कायम करना होता है, यह भी उद्देश्य हो सकता है कि वो कमज़ोर है तो उसको सताया जाए। जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है। आगे क्या है? जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण की जाती है। जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। क्या होती है? जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। हिंसा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? हिंसा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले आता है आपका आपराधिक हिंसा। पहला क्या आता है? आपराधिक हिंसा। इसमें क्या आएगा? बलात्कार एवं अपहरण जैसे। दूसरा आएगा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में हमारा आता है दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, तीसरा है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा में जैसे कि पत्नी एवं पुत्र वधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती होने के लिए विवश करना, दहेज के लिए तंग करना, ये आपके सामाजिक हिंसा में आता है। आगे हम देखते हैं कि सन 1987 से 1991 के बीच दहेज संबंधी हत्या में 169.70 की वृद्धि हुई थी। कब? 1987 से 91 के बीच में। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों, जिनमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, में से 2/3 अपराध भारत में 5 राज्यों में ज़्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, राजस्थान में। आगे हम देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक पारिवारिक हिंसा के मामले मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस शेष महिला अपराध भारत में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। भारत में हत्या में सम्मिलित 96.7 पुरुष एवं 3.39 महिलाएं होती हैं। 1961 में भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम बनाया। इस एक्ट के तहत दहेज देना या लेना अपराध की श्रेणी में माना गया है।
आगे हम देखते हैं कि भारत में प्रतिदिन 33 प्रति वर्ष 5000 हत्याएं दहेज से संबंधित होती हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि दहेज संबंधी हत्या एवं उत्पीड़न के मामले में निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग के अधिक व्यक्ति होते हैं। मध्यम वर्ग के व्यक्ति अधिक होते हैं। दहेज में उत्पीड़न 70% महिलाएं, 21% से 24% आयु की समूह से होती हैं। मतलब दहेज में जो महिलाएं उत्पीड़ित की जाती हैं वो 70% महिलाएं वे होती हैं जिनकी की उम्र 21 से 24 वर्ष की आयु में होती है। दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पाई जाती है। मतलब निम्न जो जातियाँ होती हैं उनमें दहेज की प्रथा कम पाई जाती है। जो उच्च जातियाँ होती हैं उनमें दहेज की हत्या और घटनाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। परिवार की रचना नववधू को वो जलाने महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की रचना नववधू को डॉक्टर आहूजा ने अपने अध्ययन में पाया है कि 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की घटनाएं अधिक होती हैं। डॉक्टर आहूजा ने अपने अध्ययन में पाया कि 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की घटनाएं अधिक होती हैं। कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएं अधिक पाई जाती हैं। पत्नी को पीटने के कारणों में यौन संबंधों में असमायोजन, भावात्मक पति की अहम भावना या हीन भावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या एवं पत्नी द्वारा पति के साथ दुर्व्यवहार की निष्क्रियता बरतना। शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है। उन पत्नियों को जो अपने पति से 5 वर्ष से अधिक छोटी होती हैं, अपने पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक रहती है। आगे हम देखते हैं कि वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं वे बड़े होने पर पत्नी को पीटने की ओर अधिक रुझान रखते हैं। शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो नशे की तुलना में होश हवास खो बैठते हैं और पत्नी को पीटते हैं। विधवाओं के प्रति हिंसा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ, परंतु विधवाओं द्वारा जो दुर्व्यवहार बहुत कम किए जाते हैं। विधवाओं के उत्पीड़न के 3 कारण हैं: शक्ति, संपत्ति, काम वासना। जो विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उसके 3 कारण हैं। कौन कौन हैं? शक्ति, संपत्ति, काम वासना। वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं को हिंसा ज़्यादा होती है। जो बूढ़ी विधवाएं हैं उनको कम परेशान किया जाता है। जो नौजवान विधवाएं होती हैं उनके साथ हिंसा ज़्यादा की जाती है। शिक्षित विधवा की अपेक्षा अशिक्षित विधवा को ज़्यादा परेशान किया जाता है, हिंसा की जाती है। जो पढ़ी लिखी विधवा होती है उसको परेशान कम करते हैं। जो कम पढ़ी लिखी होती है उस विधवा के साथ हिंसा ज़्यादा की जाती है। विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारण है। विधवा स्त्री होती है, अगर वो निष्क्रिय है, अपने उसके ऊपर जो अपराध किए जाते हैं उसका विरोध नहीं करती है तो उसकी कायरता झलकती है, उसके ऊपर उत्पीड़न और ज़्यादा होता है। सास का सत्तावादी व्यक्तित्व और सास की दादागिरी भी होती है, तब भी विधवा को परेशान किया जाता है। नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या। पारिवारिक हिंसा के कारण क्या हो सकते हैं? पारिवारिक हिंसा क्यों होती है? पुरुष प्रधानता। वर्तमान समय में हमारा पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए भी नारियों में हिंसा पाई जाती है। स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा, महिलाओं के प्रति विद्वेष। भारत में 2001 में पुरुष साक्षरता दर 75.85% व स्त्री साक्षरता 54.16% थी। आगे हम देखते हैं सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाओं के बाद है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय। पारिवारिक हिंसा को, घरेलू हिंसा को कैसे रोका जाए? आश्रय की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, दंड की व्यवस्था होना चाहिए, महिला न्यायालयों की व्यवस्था, कानूनी सहायता एवं परामर्श और महिला संगठनों का निर्माण। तभी हम पारिवारिक हिंसा को रोक सकते हैं। आगे हम देखते हैं पारिवारिक हिंसा में यदा कदा
सौतेली माँ के द्वारा बच्चों के प्रति भी की गई हिंसा पारिवारिक हिंसा के दायरे में आती है। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। यदि कहा जाए तो समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में ही हुआ है, जो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला है सामाजिक समस्या, एक ऐसी दशा जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग उलझे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इस दशा में अधिकांश लोगों की मूल व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है। आगे है हमारा तृतीय में तीसरे में क्या है, यह मानकर चला गया है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं ने परिस्थितियां हैं जो समाज में सामाजिक शुद्धता एवं सामाजिक मूल व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। बाल अपराध, वयस्क अपराध, निजी संपत्ति तथा जीवन के लिए खतरे के रूप में हैं। इसी कारण इन्हें सामाजिक समस्याओं के रूप में देखा जाता है। ये हमारे आते हैं पारिवारिक हिंसा के महत्वपूर्ण कारणों में। चलिए आगे हम देखते हैं अन्य जो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको आपको अगले वीडियो में आपको जानने के लिए और देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।